मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। साबिक वजीर आला पंजाब और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। उनकी ये जो रिहाई है ये 5 रोज के लिए हुई है ताकि वो अपनी वालिदा की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत कर सके। मियां शहबाज शरीफ की और मियां नवाज शरीफ की जो वालिदा शमीम बेगम है उनकी आज लंदन में नमाज जनाजा भी अदा की गई, जिसके बाद उनकी मैयत पाकिस्तान रवाना की जा रही है और कल उनकी तदफीन होगी। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो पीडीएम की दीगर जमातें हैं ये डटी हुई हैं कि मुल्तान का जलसा हर सूरत होगा। हुकूमत अभी तक इस जलसे की इजाजत देने से इनकारी है। क्या मुल्तान जलसे को लेकर हुकूमत और अपोजिशन तसादुम की तरफ बढ़े हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो ये कह रही है कि जलसा तयशुदा जो शेड्यूल है उसके मुताबिक ही होना है और मरीम नवाज भी इस जलसे में शिरकत कर रही हैं और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उनके जो रहनुमा है वो मुल्तान में पहले से मौजूद है। पीपल्स पार्टी वो ये कहती है कि इनका यौम तासीस है। आम बात यह है कि इस जलसे में आसिफा भुट्टो जो है वो भी शिरकत करेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के जरिए इस जलसे से खिताब करेंगे। अपोजिशन इस तमाम सूरत हाल में यह भी लगा रही है कि हुकूमत इस जलसे को रोकने की कोशिश कर रही है। मुल्तान में इस वक्त तकरीबन 50 के करीब हमारे यूसी चेयरमैन और काउंसिलर जो हैं इन्होंने रात गिरफ्तार किए हैं और ये अपना नज़र आ रहा है कि आने वाले जो 2 दिन हैं उसमें ये और ज़्यादा जो है वो क्रैकडाउन जो है वो करने जा रहे हैं। हर कीमत पे मुल्तान का जलसा होगा। अगर इन्होंने किला कुना कासम पार्क को न खोला तो फिर पूरे मुल्तान में जलसा होगा। उन्होंने पूरे जनूबी पंजाब से हमारे जितने भी एक्टिव वर्कर्स हैं उनको सबको उठा दिया। पहला ऑप्शन किला कोना कासिम बाग, दूसरा ऑप्शन किला कोना कासिम बाग स्टेडियम, तीसरा ऑप्शन जहां कंटेनर लगे हुए हैं वहीं जलसा होगा। हुकूमत ने अभी तक इस जलसे की इजाजत नहीं दी। जो दरखास्त दी गई उससे भी रद्द कर दिया गया। कंटेनर्स लगे हुए हैं, जलसागाह को बंद किया गया है। पीडीएम के पेशावर में होने वाले जलसे से पहले भी हुकूमत ने इसी तरह से खबरदार किया था, लेकिन अपोजिशन ने फिर भी जलसा किया। लेकिन पंजाब हुकूमत का इस जलसे पर जो रद्दमल है वो जरा सख्त नजर आ रहा है। कुछ FIRs हुई हैं, गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। हुकूमत कोरोना के हवाले से भी खबरदार कर रही है और पंजाब का जो एंटी करप्शन का महकमा है वो भी खासा मुतहरिक नजर आ रहा है। लीग रहनुमा जिनमें मियां जावेद लतीफ की वालिदा और मेंबर कौमी असम्बली हैं शाहनवाज रांझा और मुकदमात की भी इतला है। क्या मुल्तान जलसे को लेकर हुकूमत और अपोजिशन तसादुम की तरफ बढ़े? ये हमारी आज की डिबेट है। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे तारुफ करा दूं। वफाकी वज़ीर मुमलिकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा ज़रताज गुल साहबा मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया ज़रताज साहबा, आपने वक्त निकाला। शैला रज़ा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर पॉलिटिशियन है, वो कराची से हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद है। शैला साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो हमारी आज की इस डिबेट में जो है वो शरीक हैं, मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी। ज़रताज साहबा मैं आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। हालात ऐसा लग रहा है टेंस होते जा रहे हैं मुल्तान जलसे को लेकर। अपोजिशन मौजूद है मुल्तान के अंदर, कह रही है कि हमने जलसा करना है। हुकूमत कहती है कि जलसा नहीं होगा। तो क्या ये तसादुम की तरफ जो है वो जा रहे हैं हालात? थैंक यू रहमान, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। असल बात ये है कि कुछ SOPs हैं, कुछ जो NCC और NCOC जो हिदायत देती हैं उसमें तमाम चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, तमाम सूबों के प्राइम मिनिस्टर साहब बैठते हैं, तमाम एजेंसियां बैठती हैं और जो है हेल्थ मिनिस्टर्स उसके अंदर बैठते हैं। वो तयन करते हैं कि अब SOPs नरम होने चाहिए या अब SOPs सख्त होने चाहिए। अच्छा। NCC ने और NCOC ने जो अभी पिछले हफ्ते का लाएमल निकाला उसमें कहा गया कि जो सेकेंड स्पाइक है कोविड की वो बहुत तेजी से और बहुत खतरनाक है और पिछले 2 हफ्तों में कोई सिंगल डिजिट में डेथ्स नहीं हुए, डबल डिजिट्स में हुई हैं। मुल्तान की इस वक्त पंजाब में सबसे ज़्यादा मुल्तान में जो है वो 17% स्पाइक है और 70% से ज़्यादा हॉस्पिटल इस वक्त जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं।
اب جو اسپیشلی اصل بات ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے ہے یا یوم تاسیس ہے، وہ تو ہر پارٹی کا حق ہے، اس کو تو آپ کوئی روک نہیں سکتے ہیں، تو یہ تو ہر پارٹی نے اس کے ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے۔ لیکن میں ابھی کچھ الفاظ دیکھ رہی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ ہم ہر قیمت کے اوپر جلسہ کریں گے۔ کیا رانا صاحب کو یا پی ایم ایل این کو اس بات کا احساس ہے کہ ہر قیمت کیا ہے اس وقت؟ قیمت ہے اس وقت عوام کی جان ہے، یعنی کہ عوام کی جان پہ کھیل کر آپ سیاست کریں گے، آپ عام عوام کی جان پہ کھیل کر ان کو موت کے گھاٹ اتار کے آپ جو ہے وہ کریں گے، اس وقت جلسہ جلوس کریں گے۔ سختی ہم نے کوئی نہیں کی، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہدایات نہیں ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے این سی او سی کے بعد کہا کہ میں رشاکئی کا جلسہ جو ہے والنٹیرلی، کیونکہ خود سے اگزامپل شروع ہوتی ہے، میں اس کو پوسٹپون کرتا ہوں یا ختم کرتا ہوں، پبلک گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے۔ سیکنڈ سپائک بہت خطرناک ہے، اس کے اندر میری اپیل ہے تمام لوگوں سے بھی، اور اسپیشلی میری اپیل ہے تمام اپوزیشن رہنماؤں سے بھی کہ آپ کچھ دیر کے لیے جلسے مؤخر کر دیں۔ اب اپنے لیے اور ایس او پیز ہیں، اپنے لیے اور سٹینڈرڈز ہیں، عوام کے لیے اور سٹینڈرڈز ہیں۔ یا تو یہ کہ آپ کی ابھی یہ جو آپ نے گیلانی صاحب کو بتایا ہے، گیلانی صاحب ابھی بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ جی ہم ہر حال میں کریں گے۔ مجھے یاد ہے کہ پی ڈی ایم کے جو 25 نکات ہے اس کے اندر نواز شریف صاحب نے اور کسی نے تقریر بھی کی تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ الیکٹڈ جو وہ تھے وزیر اعظم تھے ان کو اتارا گیا۔ تو گیلانی صاحب ملتان میں کھڑے ہو کر نواز شریف صاحب سے پوچھیں گے کہ میرے خلاف آپ کالا کوٹ پہن کے مجھے اتروانے کے لیے کیوں گئے تھے؟ کیا ان سے یہ پوچھیں گے؟ دوسری بات یہ کہ جان ہے تو سیاست بھی ہے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہر قیمت کی بات ہو رہی ہے وہ عوام کی جان جو ہے وہ اس کی قیمت ایسا لگتا ہے اپوزیشن جو ہے وہ دیکھیں رحمان، بات یہ نا کہ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ سٹینڈرڈ یہ ہے کہ اگر بختاور صاحبہ کی منگنی ہوتی ہے تو آپ نے ڈبل وہ کر کے آنے ہیں، اپنے ٹیسٹ کر کے آنے ہیں۔ بلاول صاحب اس وقت کوارنٹائنڈ ہے، ان کو کووڈ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ عوام سے اپیل کریں، اور میں اس میں دیکھیں میں کوٹ کس کو کر رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی درمیانی راستہ نکالے، عوام کی جان سے مت کھیلے۔ دیکھیں لفظ میں نے استعمال کیا وہ میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو کوٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہر قیمت پہ، قیمت اس وقت انسانوں کی جانیں ہیں، پاکستانیوں کی جانیں ہیں۔ میرا صرف یہ سوال ہے کہ آپ جانوں پہ، پاکستانیوں کے عام عوام کی جان پہ کھیل کے آپ سیاست کریں گے؟ یہی سوال طارق فضل چودھری صاحب، کیا اپوزیشن کو پرواہ نہیں ہے کہ اس وقت کیسز اتنے بڑے ہوئے ہیں اور ان حالات میں جلسہ کریں گے تو اس کا لوگوں کی صحت کو، لوگوں کی جان کو جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کے جان اور مال اور ان کے سکھ اور دکھ کی جتنی پرواہ حکومت کو ہے، اس کا اندازہ تو جو حکومتی اقدامات ہیں اور اس کے نتیجے میں عوام جو اس وقت ایک مکمل عذاب اور مصیبت میں مبتلا ہیں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حکومت کتنی مخلص ہے عوام کے ساتھ۔ جائیں جا کے گلی میں، بازاروں میں عام آدمی سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے اور آپ پہ کیا گزر رہی ہے، آپ کو پتہ لگے گا کہ حکومت کتنے اچھے اقدامات عوام کے لیے کر رہی ہے۔ ایک بات کووڈ کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا جی کہ کووڈ کی ایک صورتحال اس سے پہلے رہی ہے پاکستان میں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی تک، اور اس میں پوری دنیا میں حفاظتی اقدامات اٹھائے گئے، اس میں لاک ڈاؤن کیے گئے، پاکستان میں بھی وہ حفاظتی اقدامات اٹھائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم کیا، ہمارے پڑوس میں، ہمارے ریجن میں، ممالک میں کورونا رہا، انہوں نے بھی وہی اقدامات اٹھائے، لیکن پاکستان پہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، وہ کیسے ذرا کم رہے، تھمے رہے۔ اب دو چیزوں کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے، میں بڑی ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا اس وقت بھی نوعیت وہی ہے، سیویرٹی آف کیسز اور ڈیزیز وہی ہے انفیکشن کی جو اس وقت تھی؟ نمبر دو، جو اقدامات اس وقت حکومت نے اٹھائے تھے، کیا حکومت نے وہ سارے اقدامات اٹھائے ہیں؟ مثال کے طور پہ آج آپ کے بازار سارے کھلے ہیں، شاپنگ مال ساری کھلی ہیں، آپ کی عبادت گاہیں ساری کھلی ہیں، شادی ہال سارے کھلے ہیں، آپ کے جو وہ کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں وہ سارے کھلے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، سر آپ خود بھی کیونکہ ڈاکٹر ہیں تو میرا خیال ہے حالات کا فرق یہاں پر نہیں آپ کو لگتا؟ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی ہمارے جو کیسز کی تعداد ہے یہ وہ ہے جو کہ جولائی کے اوائل کے اندر جو ہے وہ تھی، ہو سکتا ہے آپ 2 ہفتے پہلے جلسہ کر سکتے تھے، 3 ہفتے پہلے کر سکتے تھے جب کیسز اتنے زیادہ نہیں تھے، مگر ابھی جو نمبرز آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے۔ میں آپ کے سامنے صرف یہ صورتحال رکھ رہا تھا کہ جن میں نے حالات کا مقابلہ کیا کہ اس وقت یہ ساری چیزیں بند تھیں،
آج یہ ساری چیزیں کھلی ہیں پاکستان میں اور حکومت ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہی، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے ایک جملے کے اندر کہ کورونا کے پھیلاؤ کا سبب صرف پی ڈی ایم کے جلسے ہیں، تنقید ان کے اوپر ہو رہی ہے۔ باقی یہ سارے جو اجتماعات ہو رہے ہیں کہ شادی ہال کیوں نہیں بند کرتے؟ اس وقت آپ نے جب شادی ہال بند کیے تھے لوگوں نے شکر ادا کیا تھا کہ جس شادی کے اوپر 10 لاکھ کا خرچہ ہونا ہے وہ 10,000 میں ہو رہی تھی، تو لوگ تو شکر ادا کر رہے تھے، بند کریں سارے شادی ہال۔ کس لیے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 300 لوگوں کی اجازت دی ہوئی ہے، وہاں آپ کے کوئی انتظامیہ کے بندے کھڑے ہو کے گنتی کرتے ہیں کہ ابھی 300 بندے شادی ہال میں گئے ہیں؟ وہ سر تاٹیا مسالہ دیں رہے ہیں، وہ کہ شادی ہال والے وہ کورٹ چلے گئے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ جلسے کر رہے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ اجازت دیں۔ چھوڑے نا، وہ تو کورٹ ایسے ہی چلتا رہے گا پھر وہ۔ مجھے بات تھوڑی سی مکمل کرنے دیں، وہ ان کا اپنا ایک رائٹ ہے، کورٹ جائیں نہ جائیں، لیکن میں حکومتی سنجیدگی کی بات کہہ رہا ہوں کہ باقی اگر سارے اقدامات آپ نے اٹھا لیے ہیں اور اس کے بعد آپ کہیں گے یہ ایک رہ گیا ہے، اپوزیشن جو ہے جلسے کر رہی ہے، آپ نے باقی کچھ نہیں کیا اور ساری ذمہ داری آپ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کے جلسے جو ہے پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ بات کہوں گا کہ ہمیں عوام کے جان و مال کی بالکل پرواہ ہے، پی ڈی ایم کی قیادت اس کے اوپر فیصلہ کرے گی، کوئی ایک جماعت فیصلہ نہیں کرے گی، صورتحال کی سنگینی کا احساس ہمیں بالکل ہے، اور اگر جلسے ہوتے ہیں تو پھر وی ول میک شور کہ وہاں پہ ایس او پی کا باقاعدہ بندوبست کیا جائے، اور ہم کب یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو سپورٹرز کسی جلسے میں آئیں وہ کووڈ کا شکار ہوں، وہ بیمار ہوں اور خدا نہ خواستہ وہ بیماری کے پھیلاؤ کا سبب بنے، ہم بالکل یہ بات نہیں چاہیں گے۔ یہ بات جو ایس او پیز والی ہے اس پہ ذرا میں بعد میں آؤں گا، مگر شیلا رضا صاحبہ اب حکومت کو اگر ایک طرف ہم رکھ بھی دیں، حکومت کی بات آپ نہ سنیں، حکومت آپ کے جلسوں کو رکوانا چاہتی ہے، مان لیتے ہیں، مگر ایک رسک آپ کا جو ورکر ہے اور آپ کی جو قیادت ہے اس کو بھی تو ہے، اس کو ایک رسک کا سامنا تو ہے جب کیسز جو ہے وہ بڑے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کی جو اگزامپل ہے وہ سامنے ہے، وہ ابھی خود جو ہے وہ کوارنٹین کے اندر ہے، تو یہ رسک آپ اس سب کے باوجود کیوں یہ رسک لینا چاہتے ہیں کہ جلسہ کیا جائے، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، ایک عوامی اجتماع کیا جائے؟ بڑی مصیبت ہو اور اس کا شکار بہت سارے معصوم عوام ہو تو ہر کام رسک ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہم رسک دیکھ رہے ہیں وہ ہم سیدھی بات ہے کہ حکومت کرونا کے ڈھونگ میں ہمارے جلسوں کو روکنا چاہتی ہے۔ اس کی میں چاہوں گی کہ میں بھی پوری بات کر لوں۔ جب گجرانوالہ میں ہمارا جلسہ ہوا تو 31 مقام ڈکلیئر تھے کہ ان پہ وہاں پہ کنٹینرز لگائے گئے تھے، اور پھر جو اور راستہ روکے گئے تھے وہ الگ۔ اس کے بعد 150 سے زیادہ لوگوں پہ ایس او پیز فالو نہ کرنے کا مقدمہ ہوا۔ اس وقت این سی او سی کا کوئی اجلاس اس طرح سے نہیں ہوا تھا کہ جلسے نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے وزیر آباد میں جلسہ کیا، کوئی ایس او پیز پہ عمل نہ ہونے پہ ایف آئی آر نہیں کٹی۔ پھر اس کے بعد ایک لمبی قطار ہے کہ کیا کیا ہوا، اور ابھی کل کی اگر میں بات کر لوں تو کل بھی جو ہے وہ انڈر پاس کا جب افتتاح ہوا تو بیچارے ڈھولچی جو تھے وہ تو غریب لوگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے منہ پہ کسی نے ماسک بھی نہیں لگایا کہ یہاں لٹک رہا ہوتا یا کسی جگہ ہوتا، وہاں پہ بھی لوگ آئے۔ وزیر اعظم کو جب منصوبوں کا اعلان کرنا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ٹی وی پہ ایک دن میں 2 دفعہ آتے ہیں، وہاں پہ کر دے، کون سا ان پہ عمل ہونا ہے، تو انہوں نے اس کے لیے بھی لوگ جمع کیے۔ پھر ملتان میں ریلی جس دن تھی، جس دن علی موسیٰ کو گرفتار کیا گیا ہے، اس دن پی ٹی آئی کی بھی ریلی تھی، لیکن اس میں کرونا سو رہا تھا، اور پیپلز پارٹی نے جو وہاں پہ ریلی نکالی اس میں کرونا جاگ رہا تھا، اور تالا توڑنے سے لے کے جو بھی گھٹیا بات ہو سکتی ہے گھبرا کے وہ کی گئی۔ پھر جس دن پشاور میں جلسہ تھا اس دن جماعت اسلامی کا بھی جلسہ تھا، اس میں بھی کورونا سو رہا تھا۔ تو پھر ہم یہی کہیں گے نا کہ سلیکٹڈ حکومت کا سلیکٹو کورونا ایکسپینشن جو ہے اس کو ہم جو ہے نا نہیں سنیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورونا وائرس پہ تو اب کام اتنا ہو رہا ہے کہ مختلف ویکسینز بھی آ رہی ہیں اور اس سے بہتری آ جائے گی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کووڈ-19 کورونا وائرس ڈیزیز 19، اس کے وہ نہیں ہے 19 پوائنٹس، وہ 19 میں آئی تھی، لیکن عمران خان وائرس ڈیزیز جو ہے آئی کے ویڈ
18 इसने अभी तक सिर्फ तबाही दी है। पहले साल में जीडीपी 1.9 कर दी, दूसरे साल में नेगेटिव कर दी, मईशत अफगानिस्तान से नीचे कर दी, करेंसी जो है वो नेपाल से नीचे कर दी, आटा चीनी चोर दोनों साइड में बैठे, 2800 रुपए मन पे प्याज कर दी जिसे हम दरामद करा रहे हैं। तो इस सब के बावजूद आप ये रिस्क लेने को जो है वो तैयार हैं। कोरोना से उस कोरोना की मौजूदगी में इस कोरोना से लड़ना है हमने, ठीक। इस वायरस दरताज गुल साहब बंद करना है मेरे ख्याल है, जो दोनों जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और शैला रजा साहब ने बात की, उन्होंने कहा बंद करना है तो सब बंद करें, सिर्फ उनको ना रहमान प्लीज मैं एक बात कहना चाह रही थी। अच्छा चलो कर ले। बख्तावर साहिबा का सियासत से ताल्लुक नहीं है अभी तक, उनके घर की तकरीब है। अपने घर की तकरीब में इंसान पाबंद होता, उसकी मर्जी होती है कि किसी को बुलाए किसी को नहीं बुलाए। पहली बात तो ये कि वो एक गैर सियासी बच्ची है, उसका हमें इस तरह से नाम नहीं लेना चाहिए अगर अपने घर में खवातीन की इज्जत नहीं है। और वो उनके अपने घर की तकरीब है, उसमें पता नहीं किसके पास कार्ड पहुंचा है। एक कार्ड लीक हुआ जो कि इनकम्प्लीट था, जिसमें ग्रामेटिकल और मुख्तलिफ मिस्टेक्स थी। उसको बुनियाद बना के 15 दिन से ज्यादा हो गए, उस बच्ची का नाम हर एक की जबान पे, किसी को शर्म नहीं आती, ठीक है। इसके अलावा उसकी तकरीब हुई नहीं, किसी जगह किसी कामयाबी का फंक्शन मनाया जा रहा था, उसको उसकी करके सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई गई। फिर उसके बाद उन्होंने खुद आके कहा, सोशल मीडिया पे खुद लिखा कि भाई ये हमारे तो घर का इसमें कोई फर्द नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई तकरीब नहीं है। तो बेहतर यह है कि किसी के घर के अंदर जो तकरीब हो रही है उसका हम पहले भी एक मुजाहरा देख चुके हैं कि सलमान वो एक गैर सियासी मामला है, उसका हवाला देना जो है वो बनता नहीं। मामला है और हम यहाँ पर एक मिनट अब दे दें शैला रजा साहब, लेट्स जस्ट हियर हुकूमत जो है वो क्या कहती है, दरताज गुल साहब क्या कह रही है। अच्छा मेरे 2 पॉइंट है, जिसके घर में जो खुशी हो, जो उसके घर का फंक्शन हो, दैट्स नॉट आवर इशू। अल्लाह उन सबकी खुशियां मुबारक करें, ये हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक हमारे सिर्फ इस बात से है कि आपने अपने लिए जो स्टैंडर्ड मुतयन किए हैं वो आपने दूसरे गरीब आवाम के लिए मुतयन नहीं किए हैं। आप चूंकि अपने आप को एलिटिस्ट समझते हैं, आपने अपने पर्सनल जो आपके खानदान में फंक्शन हो रहा है वहां पे आपने कहा कि डबल चेक होगा बगैर कोरोना वायरस के, जिसका भी टेस्ट पॉजिटिव होगा या टेस्ट वो अपने टेस्ट साथ लेकर आएगा। एक दफा वो भिजवाएगा, फिर उसके बाद अपने हाथ में लेकर आएगा, वरना अगर आप नहीं आएंगे। यानी आपको अपनी जिंदगी इतनी प्यारी है, लेकिन आप उसी अवाम को कह रहे हैं कि जान पे खेल के आओ आके उसके लिए मुल्तान जलसे के लिए, ठीक है। मैं इनकी जरा 2 लोगों की वो कोट करना चाहती हूँ। नबील कबूल साहब ने फरमाया कि अगर जिसको अपनी जिंदगी प्यारी तो वो ना आए, इसका मतलब है आपको पता है कि लोगों की जिंदगी को खतरा है, आप इस बात को मानते हैं। नफीसा शाह साहब ने फरमाया कि हमने तो सिंध में लॉकडाउन कर दिया है, यानी आपने अपने सिंध के अंदर लॉकडाउन कर दिया है, वहां पे आप बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे जलसों के अंदर लोग मरें, आपको उनकी परवाह नहीं है। सो आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, आप यानी अपने लिए और स्टैंडर्ड सोचते हैं और अवाम इसको नोटिस करे ना। कह रहे हैं कि बंद करना है तो फिर सब बंद करें। अच्छा, अब मैं दूसरे पॉइंट्स के ऊपर आती हूँ। दूसरा पॉइंट जो तारिक फजल चौधरी साहब ने या एहसन इकबाल साहब ने आज फरमाया, उन्होंने कहा कि आप शादी हॉल बंद करें, 300 को कोई तादाद नहीं है अगर एनसीओसी ने लगाया है। आप मार्केट 6 बजे तक अगर बंद होगी या 7 बजे तक, ये कोई तरीका नहीं है। एसओपीज को वो अमल भी करेंगे, आप सारे कारोबार जिंदगी जो है वो आप बंद करें। स्कूल तो वो ऑलरेडी भी बंद हो रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियां भी बंद हो रही हैं। इसका मतलब है कि एग्जैक्टली पीडीएम के जितने भी अपोजिशन वाले लोग हैं ये इस वक्त इंतहाई खतरनाक ब्लैकमेलिंग का दोबारा वही खेल खेल रहे हैं। कौन सा खेल है? जिस टाइम फैटफ में से निकलना था, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से हटाना था कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में न जाए, इन्होंने कहा कि हम तब आपके साथ फैटफ के जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल है उसके ऊपर जब हम आपके साथ वोट करेंगे पार्लियामेंट में, जब आप नैब की 38 उसमें से शिकों में से 34 शिकें खत्म कर दे, टूथलेस कर दें, अकाउंटेबिलिटी हो ही ना, तब हम आपके साथ फैटफ के उसके ऊपर करेंगे। आज क्या एहसन इकबाल फरमा रहे हैं, आज क्या डॉक्टर फजल चौधरी साहब फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म कर दें, आप शादी हाल बंद कर दें। कि कोरोना के मामले पर ये आपको ब्लैकमेल ये क्या करें? ये कह रहे हैं कि कारोबार जिंदगी बंद कर दो, बाजार बंद कर दो, मार्केट बंद कर दो। जो एनसीओसी ने कहा है कि 300 अफराद शादी हॉल में हो, वो फिर भी आप न चलने दो। आप यूं पूरे मुल्क को कारोबार बंद कर दो ताकि लोग कहत भूख और अफलास से भी मरे
اور ان کے جلسوں کے اندر بھی مرے. دیکھیں یہ بالکل ایک سیکنڈ رحمان, یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے. یہ اس لیے زیادتی ہے کہ دیکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیاست قائم رہے, آپ کی پارٹیاں قائم رہے, اور ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے ہیلدی کمپٹیشن, مگر آج لاجکس دے رہے ہیں. یا آپ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ اگر ایک شخص بھی کووڈ سے مرے گا تو پرچہ جا کے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف کٹے گا. دوسرا آپ نے کہا تھا, میں جواب لیتا ہوں, مجھے ایک بریک پر جانا ہے, بریک سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ادراک نہیں, ان کو احساس نہیں جب ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا تھا. ٹھیک ہے, آج نہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کو مانتے ہیں, نہ یہ این سی او سی کے احکامات کو مانتے ہیں, نہ یہ اقدامات کو مانتے ہیں. کہتے ہیں ملک بند کر دو تک ہم جا کے جلسے بند کریں گے. اچھا, اور جلسے عوام بالکل کر رہی ہے. طارق فضل چودھری صاحب اور شیلہ رضا صاحبہ اس کا جواب ضرور دیجیے گا کے بعد مگر واپس بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. طارق فضل چودھری صاحب, کیا واقعی اپوزیشن اس کووڈ کے معاملے پر جب آپ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ ہمیں بعد میں روکیں, پہلے آپ مارکیٹوں کو, شادی ہالز کو, ان باقی چیزوں کو بند کریں, تو کیا اپوزیشن بلیک میل کر رہی ہے؟ اپوزیشن واقعی چاہتی ہے کہ حکومت ان چیزوں کو بند کر دے؟ دیکھیے, میں نے جو بات آپ کے پروگرام میں کی ہے, یا احسن اقبال صاحب نے کی ہے, بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ اسے بالکل مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. اسے تروڑ مروڑ کے ہمارے الفاظ کو ہمارے ہی سامنے ایک نئی شکل دی جا رہی ہے. میں تو اس پہ کہوں گا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو داد کے مستحق ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ہی بیان کو تروڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں. دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہم نے کی ہے کہ گورنمنٹ اگر سنجیدہ ہے, اور چلے میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں یقیناً ہے عوام کی باقی ان کی خوشحالی کے لیے ہو نہ ہو, جان و مال کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ سنجیدہ ہے. میں یہ کمپیریزن ڈرا کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر کیسز کی سیویرٹی اتنی زیادہ تھی کووڈ کی کہ حکومت نے یہ اقدامات اٹھائے کہ انہوں نے شادی ہال بند کیے, انہوں نے مارکیٹس بند کی, عبادت گاہیں تک انہوں نے جناب وہاں پر پابندی لگائی. آج اگر وہ پابندیاں نہیں لگائی گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسز کی وہ شدت نہیں ہے. اگر گورنمنٹ وہ پابندیاں لگاتی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کی جو شدت ہے کیسز کی وہ اتنی ہے. یہ آرگومنٹ اس لیے پیش کیا گیا ہے. ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے, میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, نہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں, نہ میں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ بازار اور مارکیٹیں بند کریں. ہم بالکل نہیں کہہ رہے. یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے, این سی او سی نے کرنا ہے, جن کے پاس ڈیٹا ہے, جن کے پاس ساری معلومات ہیں کہ آپ نے بند کرنا ہے یا نہیں. لیکن میں صرف یہ ایک کمپیریزن ڈرا کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے وہ بند کر دیے ہوتے آج تو ہم تو بالکل ہی, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ بھائی یہ تو بہت زیادہ معاملہ خراب ہو گیا ہے. لیکن طارق فضل چودھری صاحب, یہ جو ڈیبیٹ ہے کہ شادی ہالز والے آپ لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ باقی اکنامک ایکٹیویٹی, اس ساری چیز کے بیچ ایک میسیجنگ بھی ہے جو آپ کے جلسوں سے جاتی ہے, اور وہ جلسوں سے یہ جاتی ہے کہ شاید کہ یہ کرونا اتنا خطرناک نہیں ہے, اس میں باہر نکلا جا سکتا ہے. اور یہ چیز جو لوگ جلسے میں آ رہے ہیں وہ تو خیر رسک لیں گے, مگر یہ چیز باقی لوگوں کے لیے, ایک جنرل پبلک کے لیے بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ اگر وہ جلسے ظاہری باتیں ہوں گے, ٹی وی پہ دکھائے جائیں گے, لوگوں کی گیدرنگ ہوگی, تو جو میسیجنگ ہے وہ ان جلسوں سے وہ ٹھیک نہیں جاتی. دیکھیں, میں آپ کی اس بات سے جو بات صحیح ہوگی میں اسے اتفاق کروں گا کہ یہ بات جو لوگ آپ کے پروگرام بھی ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں دیکھا جاتا ہے, میں انہیں بھی یہ بات کہوں گا کہ آپ قطعی طور پہ اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ جلسہ ہو رہا ہے کووڈ کو غیر سنجیدہ نہ لیں. اور یہ امتحان پھر پی ڈی ایم کی قیادت کا ہے, یہ ہمارا امتحان ہے کہ اگر جلسہ ہوتا ہے تو اس میں کیا ایس او پی فالو کی جاتی ہے, کیا حفاظتی اقدامات کا خیال رکھا جاتا ہے, اس کو پھر پی ڈی ایم کی تمام قیادت مل کے کیسے یقینی بناتی ہے, یہ پھر ہم لوگوں کا اور پی ڈی ایم کی قیادت کا امتحان ہے. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پبلک, مگر یہ آپ کو لگتا ہے ممکن ہوگا ڈاکٹر صاحب, بہت بڑی تعداد میں, آپ تو کہتے ہیں جلسے میں بہت لوگ آ رہے ہیں, تو یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا چیلنج ہوگا ایس او پیز کو یقینی بنانا؟ رحمان بھائی, میں نے تو بالکل یہی بات کہی ہے آپ کے سامنے کہ یہ پھر پی ڈی ایم کی تمام قیادت بشمول ہمارے لیے بہت بڑا ایک ٹیسٹ کیس ہوگا, بڑا امتحان ہوگا کہ اگر یہ کورونا کی شدت اس طرح موجود رہتی ہے اور پھر جلسہ ہوتا ہے تو اس میں ایس او پیز کا خیال کیسے کیا جاتا ہے, کتنے ماسک فراہم کیے جاتے ہیں, کتنے ماسک لوگ گھر سے لے کے آتے ہیں, سینیٹائزر کی کیا فیسلٹیز ہیں, ہاتھ دھونے کی کیا فیسلٹیز ہیں, ڈسٹینسنگ کو کیسے برقرار رکھا جائے, یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر قیادت کا امتحان ہوگی. لیکن لوگ بالکل یہ بات نہ سمجھیں کہ اگر جلسہ ہو رہا ہے تو پھر آپ بھی رائٹ.
तो आप ये कह रहे हैं मगर आप ये इम्तिहान देने को भी जो है वो तैयार हैं। बट शैला रजा साहबा, क्योंकि पहले जब बात हो रही थी, मैं अब उस तकरीब का हवाला नहीं देना चाहता, आपने बिल्कुल ठीक कहा वो गैर सियासी तकरीब है, मगर जो घर की तकरीब होती है उसमें आप SOPs पे पाबंदी करवा सकते हैं अगर कोई भी SOPs हो। यहां पर आपने जलसा पहले भी किया है, आप खुद भी जलसों को देखती हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना, तो ये जो SOP पर अमल दरामद का आप कह रहे हैं कि हम करवाएंगे, क्या ये आपको मुमकिन नजर आता है, अमली तौर पर मुमकिन होगा? अच्छा, पहली बात तो ये कि आपने नहीं बात की, लेकिन खातून ने फिर वही बात की। जरताश साहिबा, आपके यहाँ क्या पक्का है? आज कौन आया है? आपने घर में क्या कपड़े पहने हैं, किस रंग के पहने हैं? मेरा उससे वास्ता नहीं, लेकिन अगर आप घरों तक जाएंगी तो फिर मैं चलो, मेरा ख्याल है उससे आगे चले। शैला साहिबा, जरा मेरे क्वेश्चन को जो है वो रिस्पॉन्ड कर दें। आई थिंक उस पर हम जो है वो बात कर चुके हैं। नहीं, मेरे ख्याल में बात नहीं हो रही है, वो मुस्तकिल वहां की बात कर रही हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं वहां नहीं गई, किसी को उन्होंने नहीं बुलाया, सिर्फ उनका खानदान, दूसरों का खानदान है, वो उनके अपने घर का मामला है, वो अपने घर में कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे नहीं। आप क्या करती हैं अपने घर में, किस तरह बात। तो जहां तक बात है पब्लिक गैदरिंग की, तो मैं भी ये पूछना चाहती हूँ कि 100 के करीब पीपल्स पार्टी के लोग, 60 से ज्यादा PMLN के लोग, 25 से ज्यादा JUI के लोग गिरफ्तार हैं। क्या लॉकअप में कोरोना नहीं होता? दूसरी बात मुझे ये पूछनी है कि किस कानून के तहत गिरफ्तार हैं? कल गिरफ्तार किया आपने लोग जो अंडर बाईपास जो है उसमें उन्होंने बोजदार साहब ने ढोल वाले और ये सब बुलाए थे। तीसरी बात ये है कि जी हम हुकूमत तो है नहीं पंजाब में, न मुल्तान में हम हुकूमत है। हमने लोगों को एक खुली जगह पर बहुत बड़े स्टेडियम में दावत दी है, जिसकी मर्जी है आए, जिसकी मर्जी है नहीं आए। जो ये समझ रहा है कि उसकी तबीयत खराब है, उस पर कोई कंपल्शन नहीं है कि वो आए और जबरदस्ती आए। और हमने बुलाया है खुली जगह पे, वैसे भी जो है इतने नहीं होते। अभी आप बाजार जाएं जहां पे 3 सूबों में इनकी हुकूमत है, मुख्तलिफ जगह जाएं, पूछें हुकूमत क्या कर रही है, क्या SOPs पे अमल हो रहा है, क्या लोग बाजारों में किसी जगह पे मास्क लगाए हुए, ये सोए हुए, या सिर्फ हमारी तकरीबें नजर आती हैं? नहीं, हम सीधी सीधी एक बात कर रहे हैं कि हमने एक खुली जगह रखी है, लोगों को बुलाया है, हम वहां पे 1 लाख से ज्यादा मास्क हैं वो बनवाए भी हैं। आप चैन से हमें जलसा करने दें, जो लोग आते हैं हम उनको मास्क भी देंगे, सैनिटाइजर भी देंगे। ये लोग जो है वो खुद रिस्क ले रहे हैं, आप लोग जलसा कर रहे हैं, उसकी मेजबानी कर रहे हैं, मगर ये लोगों के ऊपर है कि वो लोग जलसे में आते हैं या नहीं आते हैं, उनकी मर्जी है, वो ये जानते बूझते हुए आएंगे। तो हमने तो क्या कहते हैं, एक हमारी एक तहरीक है, हम राय आमा हमवार कर रहे हैं जलसों के थ्रू, अवाम की मर्जी है ना आए। ये क्यों घबरा रहे हैं? क्या इनके घबराने का वक्त हो गया है? ये क्यों परेशान है? ये अपने काम करें। इनसे तो हमने नहीं कहा कि लोगों को भेजें, आए या ना आए, वो सिर्फ जलसा कर रहे हैं। जो अवाम निकले में हैं। अच्छा, पहले तो ये कि ये कह रही हैं कि जी इनकी 3 उस पे हुकूमत है, सुबह में हुकूमत है, हमारी फेडरल में भी हुकूमत है, तो इंशाल्लाह हमारी सिंध में भी अगली दफा हुकूमत होगी और हम बड़े अच्छे काम वहाँ पे करवाएंगे। जो आपने 12 साल में एड्स ज़दा और कराची को गंज ज़दा, और आपने अरबों रुपए की गंदम चोरी कर ली, वो चूहे खा गए, दवाइयाँ आपके यहाँ मिलती नहीं है, स्कूलों में भैंसे और गधे बंद होते हैं। इंशाल्लाह हम उसको सिंध को भी ठीक करेंगे। लेकिन अभी इन्होंने कहा जी घबराने का वक्त हुआ चाहता है। मुझे हैरत हो रही है, शायद ये कभी साउथ पंजाब आई ही नहीं है मौसूफा, इनको पता ही नहीं है। साउथ पंजाब में इनको बाई इलेक्शन के अंदर और इलेक्शन के अंदर इनको तो कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था, इनके पास तो कैंडिडेट से वहां पे नहीं है। मुल्तान के रेफरेंस से बात कर रही हैं? जी, मैं मुल्तान के रेफरेंस की बात कर रही हूँ। तो इनको तो शायद पता ही नहीं है डायनेमिक्स का कि साउथ पंजाब से 46 MPA PTI के, इनको तो पता ही नहीं है शायद। इनके तो जमानतें जब्त हो गई हैं, तो किससे हम मतलब समझ नहीं आ रहा कि किससे घबराने के लिए मैं कह रहे हैं। घबराने का वक्त आपका हुआ चाहता है, क्योंकि आपसे लोग सवाल करें कि आपके ड्यूअल स्टैंडर्ड है, आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, अपने लिए आप कुछ और सोचते हैं, अवाम को आप कह रहे हैं कि आपकी मर्जी, हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। आप इस तरह आंखें नहीं चुरा सकते, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो आपने अपने स्टैंडर्ड मुतय्यन किए थे, आप अवाम की जान पे खेल कर आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जलसे करेंगे।
लाख लोगों को एक मिनट दे दीजिए शैला साहब, मैं आई विल कम बैक टू यू। मुल्तान में 1 लाख लोगों को ये मास्क देंगे भाई साहब। डॉक्टर वकार जो बेचारा शहीद हो गया था उसको भी आप एक वेंटिलेटर दे देते। आपने कहा कि जी हमारे पास 12 साल से कंसेक्यूटिव हुकूमत है, ना आपके पास वेंटिलेटर्स है, ना आपके पास मास्क है, ना आपके पास सैनिटाइजर, वो तो सारे हमने आपको दिए। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट, और ये कि जी किस कानून के तहत पकड़ दकड़ हुई है, कौन सी, पहले तो ये बात बताएं कि पकड़ दकड़ हुई आपके लीडर है कौन से जिनको हम पकड़े वहां पे। अच्छा। शायद ये पढ़ी लिखी, इनको शायद पता नहीं है कि वहां पे इस वक्त 1958 का कैलामिटी एंड रिलीफ एक्ट इस वक्त जो है वो चल रहा है। उसके अंदर पंजाब हुकूमत के जो रिलीफ कमिश्नर उनकी मर्जी है। नहीं, ये अगर वो जो किसी गिरफ्तारियों का वो कह रही है कि पंजाब हुकूमत ने जो की हैं, जो मूसा गिलानी वाली गिरफ्तारी हुई है, फिर ये गिरफ्तारियां जो है वो फिर हुकूमत जो है वो क्यों कर रही है? ये पंजाब हुकूमत, मैंने तो आपसे कहा है कि पंजाब हुकूमत ने 1958 का कैलामिटी एक्ट जो है वो इस वक्त चल रहा है। अच्छा। जो रिलीफ है वो इस वक्त कैलामिटी जो है वो डिक्लेयर कर चुके हैं। आफत ज़दा है इस वक्त जो है पंजाब, उसके अंदर वो एक्ट है, उसके अंदर जो रिलीफ कमिश्नर है अगर वो किसी को इजाजत दे बिल्डिंग इस्तेमाल करने की, उसकी इजाजत है कि वो किसी को ना दे, कोई वायलेशन करे, कोई ख्याल ना रखे, उसके पास जजा सजा का सारा इख्तियार हासिल है। आप कह रहे हैं ना किस कानून के तहत, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने अपने सिंध के अंदर तो आपने खुद के अल्फाज हैं कि हमने वहां पे जो है हमने वहां पे जो है वो ब्रेक के बाद कर लें जरा। नहीं, आपको पता है कि मैं शैला साहब, एनसीओसी ने कहा ना कि 6 बजे, आपको पता है कि इन्होंने ताजिरों के कहने पे वो 8 बजे के 10 बजे कर दिया। शैला साहब, किसको मुझे समझा पता रही आप है बात करना चाह रही हैं, आपकी इजाजत से मैं एक ब्रेक के बाद आता हूं। आई विल लेट यू रिस्पॉन्ड। और इनसे क्या कैलामिटी एक्ट भी पढ़ के आए, 1958 का कैलामिटी एक्ट भी पढ़ के आए। ब्रेक के बाद रिस्पॉन्ड करेंगे, ब्रेक के बाद आ रहे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले शैला रजा साहबा, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी जो बातें हुई कि जो है वो रिस्क लिया जा रहा है, ऑपोजिशन इन लोगों को जब बुलाती है जलसे के अंदर और एसओपीज पर अमल दरामद जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी शैला रजा साहबा। एक तो ये कि जहां तक पढ़े लिखे की बात है तो मुझे बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जरताज साहिबा माशाल्लाह से बहुत पढ़ी लिखी खातून है। इतनी सी उम्र में इन्हें ये भी मालूम है कि कोविड-19 इसलिए कहा जाता है कि वो 19 तरह से इफेक्ट करता है और इन्हें ये भी पता था। ये बुरा लग रही थी बात कि पानी, बारिश ज्यादा हो तो पानी ज्यादा आता है, लेकिन इन्हें ये भी पता चल गया फिर कि गाड़ियां चलती हैं इतना ही जो है वो पोल्यूशन होता है, ये इन्होंने कहा था। बातें सही है। डिबेट पर जहां तक बात है की, तो घर जो होते हैं उसमें कवर्ड एरिया भी इतना बड़ा नहीं होता और ओपन एरिया भी इतना बड़ा नहीं होता। और जिस तरह घर में कहा जा रहा है कि कोविड से मुतासिर लोग ना आए, इस तरह जो कोविड से मुतासिर है, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो लीडर हो, वो ना आए, बाकी लोग आए, लोगों को खुली दावत है। तो ये कोई रिस्क नहीं है। जिस तरह वो रोजाना घर से मास्क लगाकर जो निकलता है मास्क लगाकर आए, जो नहीं भी निकलता और यहाँ आ रहा है मास्क लगाकर आए। और मैं दोबारा पूछ रही हूँ कि ये जो क्लाइमेटी एक्ट है ये कल नाफिज नहीं था जब क्या कहते हैं वजीर आला जो हैं वो अंडरपास का इफ्तिताह कर रहे थे और किसी के भी मुंह पे मास्क नहीं था। ये क्लाइमेटी एक्ट जो है आपने टीएलपी के लोगों से रिक्वेस्ट की थी, मैं रिक्वेस्ट कह रही हूँ, फिसाद नहीं बनाइएगा इससे कि इतना बड़ा जनाजा होगा माशाल्लाह, लोग बराए मेहरबानी मास्क लगा कर आए। आपने रिक्वेस्ट की थी? नहीं की थी, उस वक्त एक्ट भी सो रहा था कोरोना की तरह। आज असद गिरफ्तारियां और मुकदमात शैला साहब, तो ये फिर क्या, फिर आगे आप मुल्तान के जलसे को आप किस तरह से देख रही हैं? ये तो अभी पंजाब हुकूमत जिस तरह से रद्दमल दे रही है। जी, एक असद उमर साहब सिंध में आए हुए थे पांव पकड़ने अपने ही एमपीए के कि भाई जजीरे वाले मसले पे तुम पीपल्स पार्टी के साथ जाके खड़े हो गए थे, ऐसा ना करो। तो उधर भी मास्क नहीं था, एनसीओसी में बैठते हैं। और जहां तक बात है ये जलसा तो होगा और मुल्तान मेरा शहर है, मैं नहीं कहती पेशावर भी मेरा शहर है कि इनका सिंध और फलाने का सिंध। हम पहले भी आ चुके हैं मुल्तान, अभी भी आएंगे इंशाल्लाह, सुबह हम निकल रहे हैं और जलसा तो होगा और जलसे को रोका गया। मुझे एक ब्रेक पर, जब एक ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इन पॉइंट्स पर कि ये जो फिर सियासत है ये कौन कर रहा है और फिर क्या जो है वो जिस तरह से पेशावर जलसे के बाद हुआ कि अपोजिशन ने जलसा तो कर लिया, उसी तरह से होगा या फिर हुकूमत जो है वो कुछ और भी कर सकती है, क्योंकि मुल्तान में जो जलसा गाह है उस पर जो है वो कंटेनर लगे हुए हैं। तो क्या अपोजिशन ये जलसा कर पाएगी या नहीं? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, इस बहस को समेटना है। ज़रताज गुल साहबा, मुझे वो जो गिरफ्तारियों, ये जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि आप लोग गिरफ्तारियां इस वजह से कर रहे हैं कि इन जलसों को रोका जाए, कंटेनर पहुंच गए, तो फिर ये क्या हुकूमत रवायती तरीके इस्तेमाल करिए या फिर आप इन गिरफ्तारियों को और तरह से देखते हैं? देखिए, बात सीधी सी बात है रहमान, जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ ना, उसमें तो पीडीएम का बयान बुरी तरीके से पिटा है। इनको वोट के जरिए शिकस्त हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने वोट को इज्जत दी, इज्जतदार लोगों को उन्होंने वोट दिया। एंटी पाकिस्तान बयानिया को, करप्शन के बयानिया को, सिलेक्टेड के बयानिया को उन्होंने दफन कर दिया। पेशावर का उसके बाद जलसा हुआ, बिल्कुल ही नाकाम हुआ। अब ये मुल्तान में भी करके देख लें, लेकिन खुदा का वास्ता मैं फिर भी आखिरी बात ये करूँ, शायद आप बड़ी हैं, उन्होंने मजाक वाली बातें की, लेकिन मैं भी इनको एक बात कह दूं कि इनकी बातों से तो मुझे यही लग रहा है कि वो कह रहे हैं, वो आपकी पंजाबी में वो मुझे नहीं आती, कि जागते रहना साढ़े ते ना रहना। ये तो मुझे लगता है अवाम को ये कह रहे हैं कि आओ, अगर कोरोना वायरस तुम्हें हो जाए, हम तुम्हारे जिम्मेवार नहीं है, हम खुद के जिम्मेवार हैं। अगर आप कमजोर हैं, आप बीमार हैं, तो आप ना आए, हम आपकी तो जिम्मेवारी नहीं लेते, लेकिन जो जरा सेहतमंद है वो आके कोरोना वायरस का शिकार हो जाए, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि फॉर गॉड से थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड कर दे अपनी एक्टिविटीज को। ठीक है, तारिक फजल चौधरी साहब, ऑपोजिशन ये जिम्मेदारी उठाएगी? क्योंकि ये पेशावर जलसे के बाद भी बात हो चुकी है कि अगर फैला तो इसकी जिम्मेदार ऑपोजिशन होगी। देखिए, मैं फिर ये बात कहूंगा जी कि जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ ये बिल्कुल हमारे पेश नज़र है, और बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि इस बात को गैर संजीदा लिया जाए और किसी एक पाकिस्तानी की जान को भी खतरे में डालना, ये हम बहुत बड़ा जुर्म समझते हैं, कौमी जुर्म समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी न समझा जाए कि उसके ऊपर किसी तरह की कोई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जाएगा या इसको ईजी लिया जाएगा। ये फैसला चूंकि पीडीएम की, मैंने कहा जैसे पहले जो जमाते हैं उनके सरबराहान हैं और वो सारे मजे हुए सियासतदान हैं, तजर्बाकार लोग हैं, वो अगर इसके ऊपर कोई डिसीजन लेंगे तो वो अपने तजर्बे और अपनी उसकी रोशनी में लेंगे। ये नहीं होगा कि हम कोई ऐसा कोई काम करें या ऐसी कोई हिकमत अमली बनाएं जिससे अवाम जो है वो परेशान हो या अवाम इस वबा का शिकार हो। इंशाअल्लाह ताला बेहतर से बेहतर फैसला होगा और उनकी जानो माल हमें, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है। ठीक है, राइट। मैं शैला साहबा, योर फाइनल कमेंट जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, सियासत में आए हैं तो सियासत को समझे। गिलगित बल्तिस्तान में पीडीएम ने इलेक्शन नहीं लड़ा और ये बात सच है कि सिलेक्टेड की सियासत को दफन किया। पहली दफा वहां पे फेडरल हुकूमत ने सिर्फ छोटी सी सीटें ली। वजीर सलीम जैसे लोग जिन्हें पीपल्स पार्टी से टिकट नहीं मिला, उन तक को मिनिस्टर बनाया जा रहा है, तो ये बात सही है। दूसरी बात जो है वो ये है कि हम ये समझते हैं कि पेशावर का जलसा नाकाम हुआ था, तो आप हमें यहाँ भी नाकाम जलसा करने दें। आपके 48 और पता नहीं कितने जो लोग हैं, उनसे कहें अपने वोटर्स को रोकें, यहाँ पे ना आने दें और हमारा नाकाम जलसा होने दें। 200 लोग तो हो जाएंगे ना। वजीर आजम साहब ने कहा था कि 200 लोग अगर कह देंगे कि हुकूमत छोड़ो तो मैं घर चला जाऊंगा, यू टर्न नहीं जाते। ठीक है शैला साहब, टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब, ज़रताज गुल साहब, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।